आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे तेल की कीमतों में जो आग लगी हुई है पिछले 7 दिनों से। और ये आग संकेत ऐसे हैं, अंदेशा ये है, आशंका है और भीषण होने वाली है। यानी कि तेल हमारा तेल निकालता रहेगा। 22 मार्च से तेल के दाम फिर से ऊपर भागने लगे। 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 30 पैसे। 7 दिन में से 6 दिन पेट्रोल के दामों में यह बढ़ोतरी हुई है। 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है और डीजल 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे, 55 पैसे, 35 पैसे। यह 4 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल भी छूती दिखी, फिर थोड़ा नीचे गिरी, अभी भी 110 से $120 प्रति बैरल ये झूल रही हैं, झूम रही हैं, परेशान हमें कर रही हैं। 137 दिन कोई इजाफा नहीं हुआ था पेट्रोल डीजल के दामों में। चुनाव सर पर थे और चुनाव से पहले सरकार ने राहत भी दी। 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की डीजल की और 5 रुपए पेट्रोल की। यह 3 नवंबर को हुआ। 4 नवंबर से 22 मार्च तक कोई इजाफा नहीं किया गया। 137 दिन जिसमें तेल की कीमतें $37 प्रति बैरल बढ़ी भी। अब सरकार कह रही है, देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो 1 महीने से युद्ध छिड़ा हुआ है उसके चलते तेल की कीमतें बढ़ गई। हम करें तो क्या करें? अब यह अपने आप में सच है और आग लगी है तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस युद्ध के चलते। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है दरअसल। और अर्ध सत्य कैसे है यह आज मैं आपको समझाऊंगा और हल की तरफ भी निकलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ विलाप करने से आम आदमी को, आपको, मुझको कोई राहत नहीं मिलने वाली है कि हर रोज आप शो कर लीजिए जी तेल की कीमतें बढ़ गई, अब महंगाई भी बढ़ेगी, आम आदमी की कमर टूट गई। सरकार के नुमाइंदे आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं, हम करें तो क्या करें? विपक्ष उन पर हमला साधेगा, लेकिन उन्हीं की सरकारें वैट घटाने के लिए तैयार नहीं होंगी राज्यों में। तो हमें हल भी ढूंढना होगा। ध्यान आकर्षण भी कर रहे हैं हम सरकारों का, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें। लेकिन पहले यह बात कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई तो तेल की कीमतें अब बढ़ रही हैं, यह अर्ध सत्य कैसे है? पहली बात, 137 दिन क्या बाजार सो गया था? तब तेल की कीमतों को आपने बांधे कैसे रखा, उनको स्थिर कैसे रखा? चलिए, नुकसान उठाया, तेल कंपनियों ने भी नुकसान उठाया। तेल कंपनियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी, उसका अस्तित्व ही मुनाफे पर टिका हुआ है, वरना कुर्की हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी कंपनी। तो मुनाफा कमाने आते हैं, उनको मुनाफा मिलना चाहिए। पर कंपनियों को तो मुनाफा मिले, सरकार भी मुनाफा कमा रही है क्या? मैं मुनाफा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैंने अर्ध सत्य की बात की। आज की तारीख में भी और 3 नवंबर को जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई उसके बाद भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 90 पैसे है। और 2014 में जब यह नारा बुलंद किया गया, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब $110 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी जो आज हैं। और दिल्ली में तब 74 रुपए 68 पैसे पेट्रोल के दाम थे प्रति लीटर। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 छू रहे हैं। तो यह फर्क कैसे, यह समझने की जरूरत है।
एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे थी 1 अप्रैल 2014। उसके बाद मोदी सरकार बनी। आज की तारीख में यह 27 रुपए 90 पैसे है, 3 गुना, लगभग 20 रुपए का इजाफा। 5 रुपए की कटौती के बाद भी पहले 25 रुपए का इजाफा हो गया था। और डीजल की एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपए 56 पैसे, यह आज है 21 रुपए 80 पैसे। मैंने 90 बोल दिया था, 21 रुपए 80 पैसे। तो यह मोटा मोटा 5.5 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। यह 31 रुपए 80 पैसे भी थी, लगभग 27 रुपए का इजाफा। आज भी 17 रुपए का इजाफा है। चलिए, कोरोना काल में आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। यह तेल के खेल में आपको यह भी समझने की जरूरत है कि पिछले 2 सालों में तेल $20 प्रति बैरल से लेकर $120 प्रति बैरल के बीच झूला है। पर जब $20 प्रति बैरल भी कीमतें आई, तब भी हम यही दाम दे रहे थे। पिछले साल भी 5 राज्यों में चुनाव हुए तो 64 दिन दाम नहीं बढ़े, फिर बेतहाशा बढ़े 4 मई से लेकर 4 नवंबर तक, नो रिस्पाइट। क्योंकि यहां पर तेल कंपनियां मुनाफा नहीं कमा रही थी, उनको तो एक मुनाफा मिल रहा है, वो अपने नुकसान की भरपाई की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी है, अप्रैल से दिसंबर 3.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हुई एक्साइज के जरिए केंद्र सरकार को। 9 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं। विपक्ष आरोप लगाता है 23 लाख करोड़ रुपए सरकार कमा चुकी है एक्साइज ड्यूटी में लगातार वृद्धि के चलते। अब अगर ये पुराने लेवल पर कर दी जाए एक्साइज ड्यूटी, तो सीधा सीधा गणित है, 20 रुपए पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, 17 रुपए डीजल के। पर इतना आसान नहीं है। जन कल्याणकारी नीतियां हैं, बहुत जगह पैसा लगा रहे हैं सरकार। 5 किलो मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, 80,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च आएगा। वो कीजिए, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। पर पूरी अर्थव्यवस्था क्या तेल के खेल पर ही निर्भर रहेगी? और इसमें आम आदमी का तेल निकलेगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोरोना काल में 13 और 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई पेट्रोल और डीजल पर, तो तर्क यह कि संकट संक्रमण काल में थे हम। सरकार को टीकाकरण पर, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पैसे की जरूरत थी, पैसे की दरकार थी। और सरकार के पास कोई जादुई चिराग नहीं है, यह मैं कई बार कह चुका हूं। कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाई और पैसे बरसने लगे। वो आपसे मुझसे ही लिए जाते हैं, वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। पर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी की कलेक्शन सिकुड़ने लगी थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तालेबंदी में चली गई। जो हमारा अर्थव्यवस्था का इंजन था वो ठप पड़ गया। कहां हमने 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ रुपए का एक टारगेट सेट कर रखा था जीएसटी कलेक्शन का, ताकि राज्यों को भी पैसा दिया जा सके। वो घटकर 45,000 करोड़ पर भी आ गया था। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी घट रही थी। तो चलिए, आपने एक्साइज बढ़ा दी तो $20 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें होने के बावजूद वो फायदा हमें नहीं मिला। पर आज की तारीख में, और मेरे पास आंकड़े हैं, अक्टूबर में 1,30,000 करोड़, नवंबर में 1,31,000, दिसंबर में 1,29,000, जनवरी में 1,38,000, फरवरी में 1,40,000 का भी आंकड़ा जीएसटी कलेक्शन पार कर चुका है। तो अब आपके ये प्ली या ये दलील कि सरकार को पैसा चाहिए, पैसा तो आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है, तो आप एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा सकते,
तो अगर पेट्रोल को और डीजल को आप जीएसटी में लेकर आ जाएं, 2017 में जीएसटी जब लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, इसे कहा गया गुड एंड सिंपल टैक्स। आसान कर देगा, एक बार टैक्स दो सब खत्म, टैक्स कंप्लायंस भी अच्छी हो जाएगी। हर चीज को जीएसटी में डाल दिया गया, एक टैक्स नहीं रहा, गड़बड़ शड़बड़ टैक्स भी हुआ, 5-5 स्लैब बने, सबसे ऊपर का स्लैब 28%। दो चीजों को छोड़ दिया, तेल और शराब। अब तेल में जो ये टैक्सेस हैं, मैंने एक्साइज की बात की, इसमें वैट भी अगर मैं जोड़ दूं तो 45 रुपए से लेकर 52.5 रुपए टैक्स कलेक्शन है। एक्साइज जमा वैट 45 रुपए से 52.5 रुपए। 52.5 रुपए महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में 50 रुपए 60 पैसे, राजस्थान में 50 रुपए 80 पैसे, आंध्र प्रदेश में 52 रुपए 40 पैसे, तेलंगाना में 51 रुपए 60 पैसे, बिहार में 50 रुपए। तो 45 से 52.5 रुपए, ये 60 रुपए तक भी टैक्स दे रही थी। 100 रुपए का आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 45 रुपए कीमत है, कीमत में कंपनियों का मुनाफा भी है, डीलर की, जो पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, पेट्रोल पंप ओनर की कमीशन भी है, सारी चीजें आ गई। 45 रुपए में किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर 55 रुपए या 52.5 रुपए या 45 रुपए वो टैक्स हमसे अलग अलग जगह पर लिए जा रहे हैं। अब टैक्स तो चलिए देना चाहिए, राष्ट्र हित में है, विकास का कैसे होगा देश का, पर क्यों ना तेल को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो 28 रुपए टैक्स देंगे तो सीधे 17 रुपए पेट्रोल की कीमतें घट जाएंगी, किसी को कोई नुकसान नहीं और आम आदमी को राहत मिलेगी, कम से कम 17 रुपए की। 25 रुपए तक भी यह राहत हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए हम 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम दे रहे हैं और 120 के लिए भी तैयार हो जाओ, 110 रुपए से ऊपर डीजल भी हो जाएगा। ये अर्ध सत्य है। तो आम आदमी पर मार कम करने के लिए पेट्रोल डीजल की एक राष्ट्रव्यापी चर्चा क्यों नहीं होती, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होती, संघीय ढांचे की दुहाई दी जाती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, राज्य और केंद्र सरकारें बैठकर कोई हल क्यों नहीं निकालती? इसे एक अबूझ पहेली क्यों बना रखा है? ऐसी पहेली जो सुलझ नहीं सकती। सुलझने के रास्ते हमारे सामने हैं।